अब मैं आखिर में जो ये प्रोग्राम जिनकी खातिर रखा गया, जिन्होंने किताब लिखी और बहुत ही सेकुलर और भाईचारे के लिए पूरे भारत में काम करने वाले डॉक्टर राम पुनेनी साहब, इनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। प्रिय दोस्तों, पहले तो मैं शाकिर भाई डॉक्टर विवेक कोरडे का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस किताब के प्रकाशन के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। और तीस्ता जी, विद्याताई और श्याम दादा, इन्होंने इस किताब के बारे में जो कहा और मेरे बारे में जो उदार शब्द इस्तेमाल किए, पता नहीं मैं उनको डिज़र्व करता कि हूँ कि नहीं, पर उसके लिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब ये किताब है बिल्कुल छोटी, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है। मैं आपको बता दूं, आरएसएस पे इससे बहुत अच्छी किताबें आपको उपलब्ध होंगी। 400 पेज की, 500 पेज की पूरी गहराई से की हुई। तो मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य दो था। एक तो किताब सरल हो, आसान हो, आम लोगों तक जा सके। अब क्रिस्टोफ जाफर लॉर्ड की किताब मैंने जब पढ़ी थी, मेरे काफ़ी ज्ञान बढ़ा, उसमें समझ आई। और उसके साथ साथ पिछले, जैसे विद्याताई से एक बात और आज जुड़ गई कि उनको भी इस विषय में रुचि आई बाबरी मस्जिद के ध्वंस होने के बाद। और विश्वास कीजिए, मेरा उसी के बाद मुझे भी इस विषय पर ज़्यादा रुचि आई थी। नहीं तो मेरा ज़्यादा ख्याल उस समय तक था मज़दूरों के आंदोलन से ज़्यादातर था जुड़ा हुआ, और उसमें भी मैं जुड़ने की कोशिश करता था। पर 6 दिसंबर 1992 के बाद मैंने कहा कि भाई, जब तक इस सवाल को समझा नहीं जाए और इस सवाल की समझ को लोगों तक नहीं ले जाया जाए, हमारे सामाजिक आंदोलन चल नहीं सकते। अभी हमें एक थोड़ा सा धृष्टता के साथ अपनी समझ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2 चीज़ों के आधार पे समाज में समता आ सकती है। आखिर में हम जो संघर्ष कर रहे हैं, बराबरी के लिए कर रहे हैं। बराबरी के लिए संघर्ष करने के लिए एक तो लोकतंत्र ज़रूरी है और दूसरा जन आंदोलन ज़रूरी है। सभी तबकों के जन आंदोलन, महिलाओं के हो, दलितों के, आदिवासियों के हो, मज़दूरों के हो, किसानों के हो, विद्यार्थियों के। और 6 दिसंबर 1992 को जो मेरी छोटी बहुत समझ थी, ये लगा कि ये जो राजनीति ऊपर आ रही है, ये राजनीति यहाँ के लोकतंत्र को समाप्त कर देगी, और वो पिछले 30 साल में देखने को मिल रहा है। दूसरी एक छोटी मोटी समझ ये आई कि ये जो हमला है केवल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। ज़्यादातर लोगों को लगता है, एक बार एक मेरे बड़े वरिष्ठ प्रकाशक ने भी कहा कि आप क्या है, आप तो मुसलमानों का टॉपिक लास्ट में रख रहे हो, इसको पहले रखना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, रख लीजिए आप, क्योंकि मैंने वो टॉपिक जो पहले रखा था, पहले दलितों का रखा था, स्त्रियों का रखा था, आदिवासियों का रखा था, और आखिर में मुसलमान और क्रिश्चियंस का रखा था। मेरा विश्वास कीजिए कि आरएसएस की राजनीति का डायरेक्टली दिखता है कि ये मुसलमानों के और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ है, पर इसका एक बहुत बड़ा जो अंदर की राजनीति है, गहरा एजेंडा है। जैसे तीस्ता जी ने बहुत अच्छे से बताया, अंबेडकर जी के 5 वॉल्यूम्स विड्रॉ किए, समाज में प्रोटेस्ट भी नहीं है, पर वो विड्रॉ क्यों किए? देखिए कौन कौन से वॉल्यूम है वो। एनालिशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था का मुकाबला। आरएसएस क्या चाहती है? आरएसएस चाहती है सामाजिक समरसता। अंबेडकर क्या कहते हैं कि जाति व्यवस्था यहाँ के धार्मिक ग्रंथों के आधार पर है, और आरएसएस क्या प्रोपोगेट करना चाहती है कि यहाँ सब जातियाँ थी, कोई जातियों में प्रॉब्लम नहीं था, उनमें अच्छा मेल जोल था, ये मुसलमानों के आने के बाद समस्या खड़ी हुई। ये एक तरीका है। कल के भी इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक आर्टिकल देखा कि यहाँ के जाति व्यवस्था के बारे में भी दोष यहाँ के धर्म ग्रंथों को नहीं है, दोष या तो मुसलमानों पे है या क्रिश्चियन पे है। अब ये आरएसएस का सबसे बड़ा चालाक खेल है कि जैसे आपने गोलवलकर जी के बारे में कहा कि वो क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में उन्होंने बहुत गंदी बात लिखी हुई है। एक्चुअली वो तो यहाँ तक लिखते हैं कि केरल की जो महिलाएं थी वो अपना पहला बच्चा वो नंबूद्री ब्राह्मण से प्राप्त करती थी। थैंक यू वेरी मच। अब खैर ये क्या क्या कहते हैं, क्योंकि इनका वास्तव में अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो 1925 में जब ये बने
उसके बनने के पीछे ही हमको दिख जाता है कि इनका एजेंडा क्या है। थोड़ा ये समझिए कि 25 में बने क्यों और ये नागपुर में क्यों बने। अगर मुसलमान के विरोध वाले होते तो दिल्ली में बनते, आसाम में बनते, बंगाल में बनते, नागपुर में क्यों बने? क्योंकि नागपुर में मुख्य रूप से दलित आंदोलन मजबूती से आ रहा था। एक तरफ ज्योतिराव फुले, दूसरी तरफ भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी प्रेरणा से दलित आंदोलन मजबूत हो रहा था। और ये हमारा महाराष्ट्र था जहाँ स्त्रियों की चेतना, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ये स्त्रियों के बीच में चेतना ला रही थी। जो समाज में बराबरी की तरफ जो यात्रा चल रही थी, उससे यहाँ के सवर्ण संभ्रांत लोग जो थे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ थी। इसलिए उन्होंने किसकी विचारधारा पे आश्रित किया खुद की विचारधारा को? हिटलर की विचारधारा, मुसोलिनी की विचारधारा में उनको अपने रूप मिले। इसलिए हमने 10 दिन पहले जो है बुक रिलीज़ कराई थी पार्थ बनर्जी की, उसमें उन्होंने यही लिखा हुआ था कि आरएसएस के ऑफिस में सबसे पहला जो फ़ोटो है, एक बड़ी है, आप कल्पना कर सकते हैं वो फ़ोटो किसका होगा? भगवान राम का होगा? कृष्ण का होगा? नहीं, हिटलर का है। हिटलर का फ़ोटो उनके ऑफिस में बड़ा ही प्रोमिनेंटली रहता है। तो ये 3 चीज़ों को देखिए। और खैर इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है आरएसएस के बारे में, पर एक सबसे बड़ी बात जो है कि ये 5 से 15 साल के बच्चों, लड़कों को, लड़कियों को नहीं, 5 से 15 साल के लड़कों को जो ट्रेनिंग देते हैं बचपन से कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, मुसलमान यहाँ विदेशी हैं, क्रिश्चियन यहाँ विदेशी हैं, और हमारे जो प्राचीन मनुस्मृति के मूल्य हैं वो हमारे देश का गौरवमय पीरियड है। ये याद रखिए, ये उनका बीज है। इसी बीज के आधार पे ये इतना बड़ा झाड़ बना है। और इसलिए दूसरी बात, जो आज सरकार सत्ता में है, अभी एंडरसन एंड दामले की किताब 3-4 साल पहले आई थी और उन्होंने बताया था कि एंडरसन दामले ने बताया कि पहले तो आरएसएस ने बीजेपी को जन्म दिया, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आरएसएस की शाखाएं डबल हो गई। तो अब फ़र्क देखिए क्या हो रहा है कि ये जो उनका गोल चक्र है कि अब सरकारी सुविधाएं भी उनको मिलने लग गई, बाकी सुविधाएं मिलने लग गई, मीडिया उनके कंट्रोल में आ गया, स्वतंत्र मीडिया नाम की कोई जगह नहीं रही, सोशल मीडिया खड़ा कर दिया गया, और ऊपर से फिर पैसे के आधार पे ऑपरेशन कवल करने की आज़ादी मिल गई हर जगह। तो ये सब चीज़ें जो है मुख्य रूप से इस किताब में ख़ास तौर से जो मैंने चीज़ लाई है, एक तो उनका इतिहास छोटे से में, और दूसरा कि ये एक तरफ से दलितों के अधिकारों को दबाना चाहते हैं, पर उनकी राजनीति केवल इतनी सरल नहीं है कि दलित की जैसे अभी जातिगत जनगणना का विरोध कर लेंगे, वो तो करेंगे, यूनिवर्सिटी में सर्कुलर भी ले आएंगे, पर उसी के साथ साथ दलितों को अपने साथ जोड़ने का भी काम करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग देखिए, सड़कों पर जो हिंसा करवाते हैं उसमें वो ये लोग नहीं रहते हैं जो इनके बड़े संगठन हैं। सड़कों की इस हिंसा में ये दलितों की और आदिवासियों का इस्तेमाल करते हैं, उनको भड़काने का काम, उनके बीच में सोशल इंजीनियरिंग का काम भी करते हैं। अब महिलाओं के बीच में धार्मिकता को ज़्यादा उत्तेजित करना, भगवान राम के मंदिर की बात करना, हर एक त्यौहार की बात करना, और उसी के साथ साथ महिलाओं के बारे में एक और ख्याल कीजिएगा, महिलाओं को ये बराबर का नागरिक मानते नहीं हैं। एक सरल मैं अपने जो बताता हूँ, ये आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर? सरल सवाल है, पास फेल नहीं है, जवाब दे सकते हैं आप। मैस्कुलाइन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है? मैस्कुलाइन जेंडर। स्त्रियाँ फॉर्चुनेटली आरएसएस का पार्ट नहीं हो सकती, तो उनसे काम कैसे लेना? उनके लिए एक दूसरा संगठन है, उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। राष्ट्र सेविका समिति में क्या है? स्वयं शब्द गायब है, नॉट बाई एक्सीडेंट और गलती, बाई डिज़ाइन, कि औरतों का स्वयं पुरुषों के नियंत्रण में रहता है। ये पितृसत्तात्मकता उनकी विचारधारा में है। तो मुसलमानों के बारे में बहुत क्लियर है, दलितों के बारे में क्लियर है, आदिवासियों के बारे में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि इनके ट्रेन किए हुए प्रचारक स्वयंसेवक आज देश में हर जगह पर है। आज एक क्षेत्र देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या नहीं किया जा रहा।
इतिहास को किस प्रकार से बदला जा रहा है। प्राचीन काल का इतिहास हो, मध्ययुगीन इतिहास हो, फ्रीडम मूवमेंट का इतिहास हो, हर इतिहास को इस प्रकार से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दे देता हूँ अपनी बात समाप्त करने के पहले। अब वो हर बार मैं लोगों के बीच में गांधी जी की बात करता हूँ तो नौजवान लोग बोलते हैं गांधी जी तो बड़े ख़राब थे, उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अब उनसे कौन पूछे भैया ये ज़्यादा कौन फैला रहा है, भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी जी ने कुछ नहीं किया। जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए क्या किया? कोई आरएसएस का रिजोल्यूशन है, हिंदू महासभा का रिजोल्यूशन है कि महात्मा ये भगत सिंह की फांसी की सज़ा ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए था? अरे अभी तो गोडसे के नाम पर जो फिल्म आई थी उसमें गोडसे जो कोर्ट में बयान देता है वो कहता है कि मुझे महात्मा गांधी पे गुस्सा इसलिए आया कि भगत सिंह को बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और 1931 की कराची कांग्रेस की बात जो तीस्ता जी कह रही थी उसमें जो भगत सिंह के समर्थन का प्रस्ताव था गांधी ने उसका विरोध किया। अब मैं फिर स्टडी किया तो मैंने क्या देखा कि वो भगत सिंह की फांसी की निंदा करने वाला प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग गांधी जी ने की थी। और इतने झूठ के आधार पे वो फिल्म महाराष्ट्र में चली, उसी प्रकार के नाटक चले। तो दोस्तों आज सवाल ये है कि आज उनकी जो राजनीतिक ताकत, सांस्कृतिक ताकत, शैक्षणिक ताकत हर क्षेत्र में फैली हुई है और केवल राजनीतिक तौर से भाजपा को हरा के हम सही रास्ते पे नहीं आ सकते। वो भी हरा पाएंगे कि नहीं, क्या मतलब? हाँ वो तो खैर मैं अब यानी क्या है, उम्मीद पे दुनिया जीती है तीस्ता जी, थोड़ी अच्छी उम्मीद करने दीजिए, थोड़े अच्छे सपने देखने दीजिए, भले ही वो सपने मुंगेरी लाल के निकले। सवाल ये है कि आज हमने क्या गलती की। मैं अपने सामाजिक प्रतिबद्धता सालों से जुड़ा हूँ। एक चीज़ मुझे अभी बहुत गहराई से लग रही है, हमारी गलती कहाँ रही। हमारे बीच में जितने बुद्धिजीवी हैं उनसे बेहतर बुद्धिजीवी कहीं नहीं है। एक रोमिला थापर का नाम तीस्ता जी ने लिया, ऐसे 100 नाम आराम से हम ले सकते हैं। और हमारे बीच में जो सामाजिक संगठन हैं वो दलितों के बीच में काम करते हैं, स्त्रियों के बीच में काम करते हैं, आदिवासियों के बीच में काम करते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं है। और सवाल ये है कि सामाजिक चेतना को बदलने का जो काम करना चाहिए वो कहीं नहीं हुआ। क्योंकि जब भी समाज बदलता है, एक ज़मींदारी समाज से, गुलाम समाज से आज़ाद समाज में जब जाते हैं तो सामाजिक चेतना को बदलने का काम बहुत ज़रूरी होता है। और वो चेतना को उल्टा करने का काम आरएसएस ने मजबूती से किया और उसको एक लोकतांत्रिक चेतना, लोकतांत्रिक संस्कृति की तरफ लाने का काम जो होना था वो एक हमारा ब्रिज रह गया, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो अपील तो ये है कि किताब तो है भाई, किताब एक छोटी सी चीज़ है। बड़ी बात यह है कि आज हमारे समाज के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। और तीस्ता जी ने कहा शायद 2024 में हरा पाएंगे कि नहीं, वो बात सही है। 50-50 क्रॉस करके हारेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो हारने के बाद 23 हमारा काम कम नहीं होगा, हमारा काम बहुत बड़ा है और वो काम है सामाजिक चेतना पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से काम करना। मुझे बहुत खुशी है, अभी बहुत अच्छे अच्छे YouTube चैनल्स आ रहे हैं। आप टीवी नहीं देखती, वेरी गुड, कम देखिए, YouTube चैनल से में बहुत आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा। पर वो भी खैर, अब जैसे एक रवीश कुमार ने चालू किया, रवीश कुमार की फिल्म उस दिन हमने देखी थी, 30 GB थी वहाँ, बहुत बेहतरीन है। पर इसको बहुत दूर तक ले जाने की ज़रूरत है। और ये जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कि यहाँ जो भी सब लोग बैठे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि तीस्ता जी ये कर रही हैं या विद्याताई कर रही है या राम पुरियानी कर रहा है तो इनको काम में मदद करो, नहीं होगा। हम में से हर एक व्यक्ति को इस काम को आगे ले जाने की ज़रूरत है। मेरी अपील है, विश्वास कीजिए, ये किताबों को लिखने का काम तभी सफल होगा जब इसका संदेश ले जाने के लिए हम तैयार होंगे। और अब हमारी जिम्मेदारियां अलग अलग है। कोई विद्यार्थी है, कोई नौकर है, कोई नौकरी करता है, कोई घर के काम करता है, बाहर के काम करता है। पर मैं कई बार वही सोचता हूँ
कि अगर भगत सिंह को मैं 100% दूँ, भगत सिंह को 100% दूँ, तो क्या हम 1%, 2%, 10% काम कर सकते हैं समाज के लिए, सामाजिक चेतना के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए? वो मेरा एक सवाल सबसे है। और ये सवाल इसलिए है कि मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ, अपने थोड़े से अधिकार के साथ कहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी पूरा करने के लिए आप सब लोग सामने आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ये बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत